Taraji, what is a standing crop? Total crops. Total crops कौन सी वाली? बायोमास बोलो ना. क्रॉप इज मैन मेड. नेचुरल क्या होता है? टोटल लिविंग मटेरियल ऑफ एनी एरिया. टोटल लिविंग मटेरियल. प्लांट्स भी आ जाते हैं और उसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं. टोटल लिविंग एरिया, टोटल लिखेंगे, इट इज अ टोटल living material in an area. Total living material present in an area is called as the standing crop. What is standing state? Yes. Next लिखेंगे standing state. It is the total inorganic nutrients present in an area. Inorganic nutrients present in an area. Next is ecotone. Good. लिखेंगे. It is the transitional zone between two different ecosystems. Between two different ecosystems like forest and grasslands. अब ये प्योर फॉरेस्ट, ये प्योर ग्रासलैंड्स. तो जो बीच का एरिया है इसको बोलेंगे हम इकोटोन. द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द प्योर फॉरेस्ट एंड प्योर ग्रासलैंड्स. और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे अर्थ में कौन सी आती है? सवाना, रीजन. मैंग्रोव भी है बिटवीन प्योर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज द एज इफेक्ट. एज इफेक्ट. अब एज इफेक्ट क्या होता है? अब इस इकोटोन के अंदर जो फॉरेस्ट की स्पीशीज हैं, से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फॉरेस्ट की स्पीशीज है और ये हमारे पास ग्रासलैंड्स की स्पीशीज है. अगर फॉरेस्ट में 3 स्पीशीज हैं, ग्रासलैंड में 3 स्पीशीज हैं, तो 3 और 3 ये दोनों कहाँ मिलेंगी? इकोटोन में मिलेंगी. कितनी हो गई? 6 हो गई. और कुछ स्पीशीज ऐसी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ इकोटोन में मिलती है. तो इकोटोन में विल हैव मोर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, दैट विल बी 9. 3 फॉरेस्ट वाली मिलेंगी, 3 ग्रासलैंड्स की भी मिलेंगी और 3 उसकी अपनी भी तो होंगी. तो दैट विल बी मच रिचर इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज. तो इसको क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट बोलते हैं. दैट इज द एज ऑफ द टू इकोसिस्टम्स. इसको लिखेंगे एज इफेक्ट. इन द इकोटोन, due to intermixing of species, from both the ecosystems, intermixing of species from both the ecosystems, there is increased variety. There is increased variety and density of some organisms, and is called as edge effect. And density
and is called as edge effect. Next is the edge species. Edge species ये क्या होंगी? जो सिर्फ और सिर्फ इकोटोन में मिलती हैं. लिखेंगे, these are the organisms which are primarily found at the ecotone. Found primarily in or at the ecotone. Now next is क्या था रसिका? Ecological niche. Habitat और इकोलॉजिकल नीश क्या होगा? शाबाश. देखेंगे, इट इज द रोल दैट एन ऑर्गेनिज्म the role that an organism takes in an ecosystem. Or it is the physical space, or it is the physical space occupied by organism, physical space occupied by organism along with the specific functional role performed by it in an ecosystem. Next line, the species vary in breadth. Species vary in breadth of the roles performed. In the breadth of the roles performed. First off, some animals are specialists. Some animals are specialists. And some are generalists. Some are specialists and some are generalists in the feeding habits. Generalist or specialists. अब majority of animals are generalists in their feeding habits. Specialists बहुत rare हैं. एक एग्जाम्पल मिलती है, that is koala bear in Australia. Koala bear in Australia. It feeds only on the leaves of eucalyptus tree. मतलब ये इसके अलावा कुछ और खाता ही नहीं है. इसको पकड़ो, कैप्टिविटी में रखो, भूखा रखो, कुछ खाने को मत दो, हफ्ता 2 हफ्ते, इसको कुछ और खाने का दो, ये भूखा मर जाएगा, कुछ और नहीं खाएगा. ये भूखा मर जाएगा, कुछ और नहीं खाएगा. तो इस कोआला बेयर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स as the most indiscriminate eater. मतलब सिर्फ ये एक ही चीज खाता है और कुछ नहीं खाता है.
क्या आप ऐसे में आते हो? आर यू स्पेशलिस्ट? नो, वी आर ऑल generalist. We eat more than many things, isn't it? But koala bear eats only the leaves of eucalyptus tree. Nothing else it eats. ठीक हो गया? तो इसको किस कैटेगरी में आता है? ये स्पेशलिस्ट कैटेगरी में आता है। ठीक हो गया जी? नो, नेक्स्ट आ जाइए। लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, द अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप in each trophic level, in each trophic level decreases, the amount of standing crop in each trophic level decreases with each step on the food chain, with each step on the food chain, that is moving away from the plants, that is moving away from the plants. Full stop. This can be shown diagrammatically, this can be shown diagrammatically by ecological pyramids, by ecological pyramids. हम देखो, जो कल लोग नहीं आए थे उनके लिए एक हल्का सा एक बैकग्राउंड। हम फूड चेन की बात करते हैं, यूजुअली हम इसको पिरामिड से शो करते हैं। अब इसके अंदर हम डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स की बात करते हैं। जैसे ट्रॉफिक लेवल 1, इसमें हमारे क्या आ जाते हैं? प्लांट्स, जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। फिर ट्रॉफिक लेवल 2, जिसके अंदर हमारे आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। रिया, इसको पर्दा लगाना बेटा। प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसके अंदर हमारे पास क्या जाते हैं? हर्बीवोर्स। देन कम्स ट्रॉफिक लेवल 3, इनको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो हर्बीवोर्स को ईट अप करते हैं। देन वी हैव ट्रॉफिक लेवल 4, इनको हम बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स, इसके अंदर हमारे पास मैन या लायन आ जाता है। अब इस ट्रॉफिक लेवल 1 के ऊपर वी हैव द मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम द सन, because they produce by the process called as photosynthesis. नहीं, देखो, हम बोलते हैं ना फूड चेन पे टॉप कौन है? जंगल में लायन है और जनरली क्या माना जाता है? मैन। इसलिए इन दोनों को इकट्ठा लेकर किया जाता है। ठीक है? इवन यू कैन ईट लायन ऑल्सो, आप में इतनी कैपेसिटी है। नहीं नहीं, वेज हो भाई, मान गया, पर जनरली यू कैन ईट किल लायन ना, है ना, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बट इज डिफरेंट बिटवीन अस एंड द अदर बीइंग्स लिविंग इन द जंगल्स। वी आर टेक्नोलॉजिकली मच मोर एडवांस्ड। ठीक है? अब आप में इतनी एडवांसमेंट क्यों आई है? व्हाई? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई ह्यूमन स्पीशीज आर सो मच डोमिनेंट? व्हाई? बिकॉज ऑफ योर डेक्स्ट्रस हैंड। डेक्स्ट्रस हैंड का मतलब होता है स्किलफुल हैंड। स्किलफुल हैंड क्यों है? बिकॉज ऑफ अपोजेबल थंब। आपका जो थंब है, क्या फिंगर्स के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है? नहीं, इट इज अपोजेबल टू योर फिंगर्स। इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रस हैंड। दिस मेक्स इट मोर स्किलफुल। यस और नो? क्या पेन को आप ऐसे पकड़ते हो? इसको ऐसे क्यों पकड़ पाते हो? क्यों? बिकॉज योर थंब इज अपोजेबल टू योर फिंगर्स।
ये सबसे बड़ी खासियत है हमारी, हमारी पकड़ बहुत अच्छी है। दिस मेक्स आवर हैंड मोर स्किलफुल। ठीक है, और पहले हम क्या थे, क्वाड्रुपल थे, आज हम क्या हैं, बाइपेडल है। पहले हम चारों लिम्स को यूज करते थे, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए। फिर जब हमारे हाथ फ्री हो गए, जब आपके हाथ फ्री हो जाए तो क्या करोगे, किसी न किसी को तंग करोगे। तो फ्रीइंग ऑफ हैंड्स मेक्स इट मोर स्किलफुल। उसी से क्या हो गया, हमारा थंब जो पहले साथ जुड़ा हुआ था, इट बिकेम अपोजेबल। फिर आपने पत्थर उठा के जानवर पे मारना शुरू कर दिया, ये आपका पहला सेल्फ डिफेंस था। पहला टूल क्या था, जो आपकी चीज हाथ में आई, पकड़ के जानवर को मारी, उसको भगा दिया, वो क्या था, आपका पहला टूल था। तो टूल कोई पेन या कुछ और नहीं होता, एनीथिंग दैट इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ नीड इज कॉल्ड एज ए टूल। सबसे पहला टूल क्या था, पत्थर। उसके बाद स्टार्टिंग में आपका ब्रेन का साइज छोटा था, आपके टूल का साइज बड़ा था। ये था साइज ऑफ योर ब्रेन एंड दिस वाज द साइज ऑफ टूल। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, हमारा साइज ऑफ ब्रेन बढ़ता चला गया एंड द साइज ऑफ टूल छोटा होता चला गया। So today we are living in a stage where we are using nano tools. जो दिखते भी नहीं है। Why? Because of increase in the size of the brain. This is evolution. तो साइज ऑफ ब्रेन बढ़ता चला गया और साइज ऑफ टूल छोटा होता चला गया। दिस इज एन एनालॉजी, ठीक हो गया। दिस इज हाउ वी इवॉल्व्ड। और शुरुआत कैसे हुई, फ्रीइंग ऑफ हैंड्स, एंड हमारा हाथ क्या हो गया, डेक्स्ट्रस। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ opposable thumb. So we became the prime or primary or you can say top predator in the food chain. तभी हम सबको इतना dominate कर पाए because of this evolution. ठीक है जी, come back. और इतने खतरनाक होगा कि आप लोगों को छोड़ ही नहीं रहे, आज एक्सटेंड कर रहे हो, है ना। तो दिस इज हाउ द थिंग गोज ऑन। अब जो भी एनर्जी हमारी यहाँ पे स्टोर होती है, इट इज ट्रांसफर्ड टू द ट्रॉफिक लेवल 2 बिकॉज प्लांट्स को कौन खाएगा, हर्बीवोर्स खाएंगे। तो कितनी पास होगी, 10%। अब 10% इस ट्रॉफिक लेवल में कितनी होगी, 100%। अब हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हमारे कार्निवोर्स में आएंगे। फिर यहां से कितनी पास होगी, अगेन 10%। फिर ये 10% इस ट्रॉफिक लेवल में कितनी है, 100%। जब इसको टॉप कार्निवोर खाएगा तो क्या ट्रांसफर होगी, 10%। इसको बोलते हैं 10% लॉ। तो जब कभी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है या ट्रांसफर होती है फ्रॉम द लो ट्रॉफिक लेवल टू द हाई ट्रॉफिक लेवल, सिर्फ 10% इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट वन फ्रॉम द प्रीवियस वन। इसको कॉल्ड एज 10% लॉ एंड इट वाज गिवन बाय लिंडमैन इन 1942। ठीक हो गया जी, ये है ट्रॉपिक लेवल्स हमारे, ठीक हो गया। अब इसी को हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के साथ। नाउ गिव हेडिंग इकोलॉजिकल the base of each pyramid the base of each pyramid represent the producers. The base of each pyramid represents the producers or the first trophic level, while the apex represents the tertiary or the top level. Apex represents the tertiary or the top level consumers. First off, there are 3 types of ecological pyramids. Three types of ecological
pyramids. First, the pyramid of numbers. Pyramid of numbers. Second is pyramid of biomass. Third is the pyramid of energy. तो फर्स्ट हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर. अब ट्रॉफिक लेवल 1 के अंदर नंबर ऑफ फोटोट्रॉफ्स आर मोर और द ट्रॉफिक लेवल 2 पे नंबर ऑफ हार्बीवोर्स आर मोर. प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे और आपके हार्बीवोर्स कम होंगे. तो जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर जाएंगे तो नंबर्स कम होते जाएंगे. ठीक हो गया. तो ये क्या पिरामिड ऑफ नंबर्स. ये दो किस्म का होता है. एक अपराइट मतलब जिसमें लेवल 1 पे नंबर ज्यादा हैं, ऊपर जाते हुए नंबर कम होते जा रहे हैं. क्या ये अपराइट हो सकता है और यू कैन से इन्वर्टेड हो सकता है कि लेवल 1 के ऊपर नंबर्स कम हैं और ऊपर जाते हुए नंबर बढ़ते जा रहे हैं. ऐसा हो सकता है. हो सकता है. देखते हैं. चले. नंबर 1 pyramid of numbers. This deals with the relationship between the primary producers. This deals with the relationship between the number of primary producers and consumers at different trophic levels. Number of primary producers and consumers at different trophic levels. First off, it is of two types. First is upright. Second is inverted. Upright मतलब जैसा पिरामिड होता है वैसा ही. Inverted मतलब उल्टा. First is upright. In this, the number of individuals decreases from lower level to high trophic levels. In this, the number of individuals decreases from lower level to higher trophic levels. For example, कल हमने जितनी भी फूड चेन्स की बात करी थी, ग्रेजिंग फूड चेन्स, उन सभी में इट इज अपराइट. ठीक हो गया. फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड इकोसिस्टम और ऑल ग्रेजिंग फूड चेन्स जो हमने कल बात करी थी, उस सब में क्या है नंबर्स, और सिंपल लिखेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स. तो नीचे ट्रॉफिक लेवल 1 पे नंबर्स ज्यादा होंगे, ऊपर जाते हुए कम होना शुरू हो जाएंगे. अपराइट. ठीक हो गया. नाउ इन्वर्टेड. In this, the number of individuals increases from lower level to the higher trophic levels. For example, few trees supporting more number of birds. Few trees supporting more number of birds in the next level, and is followed by the parasites in the next level,
and hyperparasites in the next level. अब few number of trees are supporting more number of birds. तो इनका नंबर कम, इनका नंबर ज्यादा. फिर बर्ड्स के अंदर वी हैव पैरासाइट्स. व्हाट आर पैरासाइट्स? जो होस्ट पे फीड करते हैं. एंड व्हाट इज हाइपर पैरासाइट? जिसका होस्ट खुद पैरासाइट हो, उनको क्या बोलते हैं? हाइपर पैरासाइट्स. अब few number of trees at the lower level, more number of birds in the next level. फिर birds के अंदर there are more number of parasites and parasites के ऊपर more number of hyperparasites. तो ये क्या हो गया? Inverted. कि lower level पे numbers कम बढ़ते जा रहे हैं, तो numbers बढ़ते चले जा रहे हैं. ठीक हो गया? तो as the trophic level increases, the number of individuals also goes on increase. तो इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स हमें दोनों मिल जाते हैं. अपराइट पिरामिड भी मिलता है और इन्वर्टेड भी मिलता है. नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ बायोमास. In this approach, individuals in each trophic level are weighed instead of being counted. उनका वेट किया जाता है इंस्टेड ऑफ उनके नंबर्स को काउंट किया जाता है. Full stop. This gives us the pyramid of biomass. That is the total dry weight. Of all organisms. At each trophic level. At a particular time. And is measured in grams per meter square. अब ये कितने किस्म का होगा? अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है कि एक ही होगा? ये नहीं हो सकता. अपराइट क्या ऑल प्लांट्स का वेट कम होता है हर्बीवोर से? ड्राई वेट किसका? अगर हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात करें, द डेंसेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, उनका सबका ड्राई वेट कम है, जहां जो वहां पे जानवर रहते हैं ज्यादा. इट इज अपराइट. ठीक है जी. अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स, अपराइट एंड इन्वर्टेड. फर्स्ट लिखेंगे अपराइट. First, for most ecosystems on land, pyramid of biomass has a large base of primary producers. Pyramid of biomass has a large base of primary producers, which decreases as we move up the food chain. अब बताइए इन्वर्टेड कहाँ होगा? वैसे का आपने कहा पहले इन्वर्टेड होगा. वेयर? हाँ, लिखेंगे अपराइट. अपराइट के बाद इन्वर्टेड. In many aquatic ecosystems,
in many aquatic ecosystems, it is found to be inverted. It is found to be inverted. For example, like phytoplanktons, zooplanktons, fishes. तो इनका ड्राई वेट कम, इनका ड्राई वेट ज्यादा, इनका ड्राई वेट इनसे भी ज्यादा. It is found to be inverted in the aquatic ecosystem. तो phytoplanktons, zooplanktons, fishes. तो पिरामिड ऑफ नंबर भी दोनों मिलते हैं और पिरामिड ऑफ बायोमास भी दोनों मिलते हैं. नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी. The energy pyramid reflects the laws of thermodynamics, with conversion of solar energy to the chemical energy and the heat energy at each trophic level. Chemical energy and heat energy at each trophic level, and with the loss of energy being depicted at each transfer to another trophic level. First off, hence it is always upright. Or upward with large energy base at the bottom. क्यों? हमने अभी 10% लॉ पढ़ा था ना. तो जैसे ही हम ट्रॉफिक लेवल पास ऑन करते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर, ऊपर जाते हुए सिर्फ और सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है. इसका मतलब क्या हो गया? ये इन्वर्टेड कभी भी नहीं हो सकता. तो इट कैनॉट बी इन्वर्टेड, इट इज ऑलवेज अपराइट और अपवर्ड. ठीक हो गया? तो नंबर्स में हमें दोनों मिलते हैं, बायोमास में हमें दोनों मिलते हैं, बट पिरामिड ऑफ एनर्जी में हमें सिर्फ और सिर्फ अपराइट मिलता है और इन्वर्टेड कभी नहीं मिलता. Now next is give heading ecological productivity. Ecological productivity. ये क्या होना चाहिए? इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी. किसी, अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो किसी भी इकोसिस्टम में के अंदर बायोमास की प्रोडक्शन, या प्लांट लगाते हो कितना हेल्दी, कितना फास्टर वो ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी. अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? फैक्टर्स. इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी. अब जिस एरिया में सनलाइट ज़्यादा होगी प्लस वाटर ज़्यादा होगा,
That is the ideal condition for the growth of plants. Like the most luxuriant ecosystem on land is equatorial rainforest. Yes or no? तो major factors में क्या आएगा? To have maximum ecological productivity, maximum sunlight and maximum rainfall. ठीक है ना? So we have equatorial rainforest, which are the densest and the most luxuriant forests in the world. ठीक हो गया जी? They have got maximum ecological productivity. इसके अलावा ये तो हो गए मेजर फैक्टर्स. माइनर में क्या होगा? और कितने सीजन मिलते हैं हमें? 4. Oh no, only 2. एक समर टाइम, एक विंटर टाइम. अब बताओ सनलाइट ज्यादा कब होती है? समर्स में. तो समर्स में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और विंटर में कम होगी. और क्या होगा माइनर में? सॉइल और न्यूट्रिएंट्स तो हो गया. और वो तो हो गया ना सनलाइट के साथ. वो तो हो गया मेजर में. अब अगर मैं बोलूं सीजन्स के साथ एज ऑफ वेजिटेशन, अब younger vegetation will grow faster or the older vegetation will grow faster? बच्चा जल्दी बड़ा होता है कि बूढ़ा जल्दी बड़ा होता है? बच्चा मतलब एज. यंगर द एज, मोर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. ठीक हो गया. तो मेजर फैक्टर्स में सनलाइट एंड वाटर, और माइनर के अंदर सीजन्स और द एज ऑफ द वेजिटेशन. ठीक हो गया जी. लिखेंगे इसको फटाफट. इट रेफर्स टू द रेट, it refers to the age, sorry, it refers to the rate at which biomass production or organic matter, biomass production or organic matter is done by the biotic components, of ecosystem. Next factors. First major factors. Sunlight plus water is directly proportional to minor factors में seasons plus the age of vegetation. Major or minor factors. Now it is of two types: ecological productivity, GROC, primary productivity. पहले तो ऐसे ही करते हैं तो पेपर. Ecological productivity is of two types. First, primary productivity और secondary productivity. Primary और secondary. प्राइमरी आगे दो किस्म की होती है, एक ग्रॉस और एक नेट. तो फर्स्ट हेडिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. It is a rate at which sunlight is captured by plants. It is a rate at which sunlight is captured by plants for synthesis of organic compounds.
synthesis of organic compounds and is measured in grams per meter square, grams per meter square, or kilocalories per meter square per year. Kilocalories per meter square per year. First off, it is of two types: gross primary productivity or net primary productivity. First is gross primary productivity. It measures the rate of total biomass production. It measures the rate of total biomass production by the plants. First off, it depends upon the efficiency of photosynthesis and the amount of light energy coming into the system. अब पूरे अर्थ के ऊपर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेम होगी या वेरी करेगी? वेरी करेगी। क्यों? हर एक रीजन के अंदर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट वेरी करती है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी वेरी करेगी। फुल स्टॉप। द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट varies globally. So the potential for gross primary productivity vary greatly with different ecosystems. Vary greatly with different ecosystems. अब देखो, ये तो हो गया कि जो सनलाइट हमारे पास आई वो एब्जॉर्ब हुई, फोटोसिंथेसिस हुआ और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। अब जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट ऑल्सो थ्रू रेस्पिरेशन स्पेशली। तो जो नेट हाथ में है वो कितना होता है, इसको निकाल देंगे, वो क्या बन गया? नेट। तो नेट क्या होगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द रेस्पिरेशनल लॉस। ये हमारी क्या बन जाएगी? नेट। नेक्स्ट इज द net primary productivity. While energy capture is taking place, some of the energy is also simultaneously lost in respiration. Therefore,
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस ये हमारे पास क्या आ गई, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहां तक क्लियर हो गया। होती क्या है, दो किस्म की, ग्रॉस और आगे नेट। ग्रॉस क्या है और नेट क्या है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी। अब ये क्या होगा, शाबाश। सेकेंडरी क्या होना चाहिए, बड़ा आसान है, सिंपल है इसमें। हाँ शाबाश, हर्बीवोर्स जब प्लांट्स को खाएंगे तो मेटाबॉलिज्म में होगा, उनके टिश्यूज बनेंगे, फ्लैश बनेगा, वो क्या हो गई, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। लिखेंगे इसको, इट इज द रेट एट विच, it is a rate at which food is metabolized, the rate at which food is metabolized and assimilated by consumers for the growth of one's own body. So stop. In other words, it will depend on the conversion of plant substances to animal substances. क्लियर हो गया जी सबको? अब हम डिफरेंट इकोसिस्टम्स में लिखेंगे मैक्सिमम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ पर है और कहाँ पर कम 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 है। ठीक है जी, लिखेंगे फर्स्ट गिव हेडिंग इकोसिस्टम्स, पहले कॉलम के अंदर। दूसरे में लिखेंगे एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सबसे ज्यादा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, it is 2000। नंबर 2 पे आपके आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, 1300। थर्ड नंबर पे आपके आते हैं बोरियल फॉरेस्ट, BOREL, इनको हम टाइगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं। नंबर 4 पे आता है ट्रॉपिकल सवाना, 700, BOREL। क्या एवरेज नहीं बताया था 800। नंबर 4 इज ट्रॉपिकल सवाना, 700। फिफ्थ इज एग्रीकल्चरल लैंड, 650। नंबर 6 स्क्रब फॉरेस्ट, 600।
Next is temperate grasslands, 500. Next is tundra and alpine, 140. Deserts, 70. And last is extreme deserts, snow and glaciers. Extreme deserts, snow and glaciers, 3. नेक्स्ट लिखेंगे हम टोटल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अगर सबको इकट्ठा कर दें, टोटल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है? 730। इसके नीचे लिखेंगे एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अर्थ, पूरे अर्थ की 320 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। Average net primary productivity for the whole earth is 320। ये था ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब हम बात करेंगे एस्टिमेटेड, नेक्स्ट लिखेंगे एस्टिमेटेड नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ सर्टेन इकोसिस्टम्स इन किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। of certain ecosystems in kilocalories per meter square per year। पहले क्या बात की थी हमने? वेट में, वो बात कर रहे हैं किलो कैलोरीज के अंदर। नंबर 1 इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, 15,000। नेक्स्ट इज कोस्टल मार्श, कोस्टल मार्श 12,000। थर्ड इज टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, 5,000। नेक्स्ट इज ओशन क्लोज टू द शोर, oceans close to the shore, 2,500। Next is tall grass prairie, 2,000 kilocalories per meter square per year। Next is the open oceans, 800। Prairie, PRAIRIE, open oceans next, 800। Last is the deserts, 500। ठीक हो गया? नेक्स्ट भाई, एक क्लियर हो गया सबको? स्माइल दिख रही है मेरे को, है तो कल करते हैं बायोडाइवर्सिटी, दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक काम करना, आपको होमवर्क है,
हम कल बात करेंगे, बट आपने घर जाके ढूंढना है। कंडीशंस फॉर declaration of a mega diverse country। वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि हम किसी भी कंट्री को डेजिग्नेट करते हैं दैट इट इज अ मेगा डाइवर्स कंट्री, एंड हाउ मेनी countries are designated as mega diverse in the world? Is India a mega diverse country? ठीक है जी। और हमारे ह्यूमंस की स्पीशीज कौन सी है हमारी? पिछड़े हुए अभी भी आप। हम होमो सेपियंस हैं। जो खुद को सिर्फ होमो सेपियन बोलते हैं वो अपने खर दादा के टाइम के हैं। हम आज के हैं होमो सेपियन टेपियन। सीख हो गया। अब हमारे होमो सेपियंस की हाउ मेनी रेसेस आर देयर? ठीक है जी, हम इनकी कल बात करेंगे। थैंक यू, गुड डे।